पहले शाह बन जाइए। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने था। बीच में हंसी की कोई बात नहीं आई। इसलिए बादशाह ने अपने मन में से कि बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर उधर से व्यवहार बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान के लिए देर के वार्तालाप में हास्य रस का ला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर की होता तो वार्तालाप के साथ ही मेरा मनोरंजन भी हो जाता। एक मूर्ख को अपास रखने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूपा बोले, बीरबल, लगता है कि आज तुम्हारी बुद्धि को नजर लग गई है। बीरबल उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे समझ गए कि बादशाह मनोरंजन चाहते हैं जो उनको अभी तक ना मिला। आठ उनकी बात काटकर वे बोले, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर आपको बुद्धि लेशमात्र भी दिखाई नहीं पड़ेगी। आप उसे क्यों देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। केवल पहले शाह बन जाइए। इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया। वह संगत के प्रभार से बहुत कुछ सुधर गए थे। वह उनके प्रति दुर्बलता का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी और बुरी संगत से बुद्धि उत्पन्न होती है, कुएं में उतर जाता है। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बगीचे से सारे मर्द हटाकर दूसरे बगीचे में भेज दिए जाएं और इस बगीचे का काम औरतों से कराया जाए। बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल ने सारे इंतजाम कर दिए और कुछ देर बाद पुनः बादशाह के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, आलमपना, मैंने तो मर्दों को वहां से हटा दिया, परंतु वहां एक मर्द बहुत ही निडर है जो बार बार कहने पर भी नहीं जाता और कुएं में उतर जाता है। बादशाह अपनी अवज्ञा सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उस स्थान पर को स्थर्व तैयार हुए। जनान खाने में काम करने वाली एक औरत को भी उनने साथ ले लिया। तत्पश्चात बीरबल के साथ वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह कुर्जा था। तीनों शुक्कर कुएं में देखने लगे। उन्हें तीन परछाइयां पानी में दिखाई। द बोरख्त जल्दी से बोले, देखिए हुजूर, अभी तक तो दूर अवेता था, पर अब अपने साथ एक भड़वा और एक मालजादी को भी ले आया। या सुनकर बादशाह को हंसी आई। कौन? एक दिन बादशाह ने एक नंद पुरुष को देखकर कुछ मुग्ध होकर बीरबल से पूछा, संसार में सुखी कौन है? संसार में मनुष्यों की नग्न वेशप और ईर पर पूजा के विभिन्न उपाय देखकर मैं बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम पंडित और जानो हो, इसलिए मेरो इस शंका का समाधान करो। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, इस बात का फैसला मनुष्य के मरने के बाद होता है। बादशाह और भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल बोले, जिसको आज हम सुखी देखते हैं वही कल विपत्ति में पड़कर उद्वेलित हो जाता है। सब ऐसी अवस्था में जीते जी किसी मनुष्य को सुखी या दुखी कैसे कह सकते हैं? कितने हो लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंतःकरण में दुख व्याप्त रहता है। तब उनको भी मुखी नहीं कहा जा सकता। मेरे सिद्धांत से सबका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य मुखपूर्वक मरे उसी को सुखी कहना उचित है। बीरबल का यह उत्तर बादशाह की बहुत पसंद आया और उन्हें पारितोषिक दिया गया। पानी ही पानी। अकबर की मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा सम्राट समझा जाता है। स्वयं अकबर भी यह समझते थे कि उनकी जनता उनसे बहुत प्यार करती है और यह बहुत ईमानदार हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सम्मुख रखी। में बादशाह ने कहा, और चल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य जनता कितनों ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बोरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके रामा में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता है बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में बिंडोरा निटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी जनता से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ा रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। लेकिन हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाकों में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ज्ञान है और यह अपने तजुर्बे के आधार पर ही उत्तर देते हैं। लेटने की तरकीब। किसी समय बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया था, बादशाह सलामत, खाकर लेट जाना और मारकर भाग जाना अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ता। बादशाह को अचानक ही बीरबल की कही हुई बात याद आ गई। इस बात के याद आते ही बादशाह ने सोचा कि बीरबल खाना खाकर अवश्य ही लेटते होंगे। आज हम उनकी धारणा की गलत कर देंगे, उन्हें लेटने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बोरबल के पास जाओ, इस समय वह खाना खा रहे होंगे। बीरबल से कहना कि हमने तुरंत याद किया है, जिस हालत में भी हों हमसे तुरंत मिलें। जो आज्ञा बादशाह सलामत, कहकर नौकर चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहे थे। नौकर ने बादशाह का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल तो बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। सो बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरधान ने चुस्त पाताभा पहना। उस पाजामे को पहनने के लिए वे किस्ता पर लेट गए। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिए। जब बोरवल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहीं बीरबल खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं। विपुल लेटा था, बादशाह सलामत, बौरखल ने कहा। बोरचल की बात सुनकर बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा, बीरवत गुरा ने हमारे हुक्म को अवहेलना की है, हम तुम्हें दंड देंगे। जब हमने तुरक बुलाया था तो फिर तुम लेटे कैसे? बौरबान ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है। मैं तो कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा है। सुस्त पाजामा पहनने के लिए मुझे लेटना पड़ा था। बादशाह बोरनाथ की चतुराई को समझ गए और मुस्करा दिए। मूर्खता भरा प्रश्न। एक दिन बीरबल बादशाह से बोले, हुजूर, क्या आप मेरी एक शंका का समाधान करेंगे? कई दिनों से रह रहकर यही पूछने की तबीयत होती है कि सूर्य पूर्व से क्यों उदय होता है, पश्चिम या अन्य दिशाओं में क्यों नहीं निकलता। बोरबल का ऐसा प्रश्न सुनकर बादशाह बोले, ऐसा प्रश्न किसी मूर्ख से करना। बीरबल ने तुरंत ही अर्ज किया, यही सोचकर तो मैंने जनाब से ही पूछा। बादशाह अपनी ही बात से परास्त होकर शर्मिंदा ही गए। ऊपर क्या है? अकबर बादशाह बड़े चतुर थे। कभी कभी वे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा के लिए ऐसी बहुत सी बातें पूछ लेते थे कि जिनका उस समय पर कोई मतलब नहीं होता था। एक दिन बादशाह और बीरबल दोनों टहलने के लिए साथ साथ निकले। शाम के समय बादशाह और बीरबल आराम से टहल रहे थे। अचानक चलते चलते बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ ऊपर क्या है? बादशाह का ख्याल था कि बीरबल शायद यही उत्तर देगा कि ऊपर आसमान है।
लेकिन बोरबल ने बताया, बादशाह सलामत ऊपर बुरा है। तब बादशाह की बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना ही पड़ा। दरअसल अकबर बादशाह को टहलते टहलते उस दिन की बात याद आ गई थी, जब अकबर व मोरपाल दोनों भोजन कर रहे थे और भोजन में और थी, खौर के ऊपर बूरा था। बौरवाल का उत्तर सुनकर बादशाह मुस्कुराकर रह गए। नदी का मानवीकरण। यमुना के किनारे अकबर ने अपने लिए विशाल महल का निर्माण कराया और उसमें रहने लगे। बरसात के दिन थे। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई। नदी नाले उफनने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई। अकबर का महल भव्य था और जमीन से काफी ऊंचाई पर उसका निर्माण कराया गया था, जिसके कारण न तो महल तक बाढ़ का पानी पहुंच पाया और न ही लगातार बारिश होने से ही उसे कोई नुकसान हुआ। अकबर चैन से अपने महल में रह रहे थे। महल में उनका शयन कक्ष यमुना के किनारे था, जिसके कारण उनके कमरे की दीवार से यमुना का पानी आकर टकराने लगा। पानी टकराने से एक अजीब सा शोर उत्पन्न होता और धीरे धीरे उसकी अनुगूंज हवा में विलीन होती। एक रात जब अकबर सोए हुए थे, तब फिर से मूसलाधार बारिश होने लगी। यमुना की लहरों में तीव्रता आ गई और ये लहरें जाकर अकबर के शयन कक्ष की मजबूत दीवार से टकराने लगीं। छपाक छपाक। पानी के इस अजीब शोर के कारण अकबर की नींद खुल गई। वह अपनी शैया से उठे और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगे। वह उस शोर का कारण जानना चाह रहे थे, जिसके कारण उनकी नींद खुल गई थी। अंधेरे में दूर तक अकबर को पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखा। वर्षा के शोर की सरसराहट के बीच यमुना की लहरों के महल की दीवार से टकराने के कारण एक अजीब सी ध्वनि पैदा हो रही थी। देर तक अकबर पानी का शोर सुनते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि यह शोर और कुछ नहीं, नदी के रुदन का स्वर है। अकबर का मन यह सोचकर विह्वल हो गया। नदी रो रही है। ऐसा सोचकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में सवाल उठा, आखिर नदी रो क्यों रही है? मगर मन में उठते इस सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। वह खिड़की बंद करके पुनः अपनी शैया पर पहुंच गए। मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बहुत बेचैनी से अकबर ने वह रात गुजारी। बार बार उनके मन में यही सवाल उठता, आखिर नदी रो क्यों रही है? दूसरे दिन अकबर जब दरबार में आए तो दरबारियों से पूछने लगे, नदी क्यों रोती है? दरबारी से अकबर के सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा। अंत में अकबर ने बीरबल से भी वही सवाल किया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपना, आपने नदी को रोते कहाँ सुना है? अपने शयन कक्ष में, अकबर ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मेरी गुजारिश है कि मुझे अपने दीपक की गर्मी। बात उन दिनों की है जब अकबर बहुत तुनक मिजाज थे। वे कभी कभी अजीबोगरीब फैसले लेकर लोगों को चकित कर देते थे। उन्होंने राजधानी में मुनादी करा दी थी कि यदि कोई व्यक्ति रात भर यमुना में गर्दन तक पानी में खड़ा रहकर दिखा दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राओं की राशि बहुत अधिक थी। माघ का महीना था। कड़ाके की ठंड थी। शीतलहरी चल रही थी। सो अलग अकबर द्वारा कराई गई मुनादी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपने काम में लगे रहे। सबने इस मुनादी को बादशाह की सनक समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर एक भिखारी ने सोचा, दिन रात तो मैं खुले आसमान के नीचे ठंड का कहर झेलता ही रहता हूँ। शीतलहर की मार झेलने के लिए शरीर अभ्यस्त हो चला है। नदी के पानी में डूबे रहने से शरीर को शीतलहर वाली ठंड तो नहीं लगेगी। ठंडे गीले शरीर को कष्ट तो हवा लगने से ही मिलता है। क्यों न मैं रात भर यमुना में बैठकर 100 स्वर्ण मुद्राएं हासिल कर लूं। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं भिक्षाटन की मजबूरी से अपना दामन छुड़ा लूंगा।
भिखारी अकबर के पास आया और उनसे बोला, मैं रात भर यमुना में गले तक पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। यदि मुझे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिले तो। अकबर ने मन ही मन सोचा, यह मरियल सा आदमी रात भर नदी में क्या रहेगा। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो जाओ, कर्मचारी के पास अपना नाम पता लिखा दो और यमुना में खड़े रहने की तिथि उसे बता दो ताकि तुम्हारी निगरानी हो सके। भिखारी ने वैसा ही किया। दूसरी ही रात वह यमुना में उतरकर गले तक पानी में खड़ा हो गया। उसकी निगरानी में खड़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया। निगरानीकर्ता ने सोचा, कौन रात भर वहां खड़ा रहे, यह आदमी भी घंटे 2 घंटे में पानी से निकलकर भाग जाएगा। ऐसे में वह शीतलहर की मार क्यों झेले। ऐसा सोचकर वह अपने घर चला गया और रजाई में दुबककर सो गया। भिखारी रात भर पानी में खड़ा रहा और सवेरा होने का इंतजार करता रहा। रात ढली, उषा की लाली फैली, सूरज का लाल दहकता गोला प्रकट हुआ, अंधियारा मिटा। तब वह भिखारी यमुना से निकला और नदी तट पर किसी को न पाकर अपना इनाम लेने के लिए बादशाह के महल की ओर चला। अकबर ने उस समय किसी काम से बीरबल को बुलाया था तथा उसके आने की प्रतीक्षा बाग में टहलते हुए कर रहे थे। उन्होंने शाही बाग से बाहर झांककर देखना चाहा कि बीरबल आ रहा है या नहीं कि उनकी नजर भीगे हुए भिखारी पर पड़ी। उन्हें बाहर झांकता देख भिखारी ने भी सोचा, जरूर बादशाह मुझे इनाम देने के लिए तलाश रहे हैं। ऐसा सोचकर वह दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंच गया और बोला, बादशाह सलामत। मैंने मुनादी के मुताबिक रात यमुना में गले तक पानी में खड़े रहकर गुजारी है। मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दीजिए। भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अकबर ने कहा, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं सारी रात आपके महल की कंदील पर नजरें टिकाए भोर होने की प्रतीक्षा करता रहा हूँ। कृपया मेरा इनाम दिला दें। मगर बादशाह का तेवर बदल गया। इनाम देना तो दूर की बात थी। उन्होंने गरजते हुए भिखारी से कहा, रात भर तुम महल की कंदील से ताप लेते रहे और अभी इनाम लेने आ गए। भाग जाओ, कोई इनाम नहीं मिलेगा। भिखारी को बहुत दुख हुआ और वह ठंड से थरथराते और दुख से कातर होकर रोते हुए वहां से जाने लग। दूसरी तरफ से बीरबल बादशाह से मिलने बाग की तरफ जा रहा था। उसकी नजर भिखारी पर पड़ी। उसने भिखारी को रोककर पूछा, क्यों रो रहे हो भाई। भिखारी ने दुखी स्वर में बीरबल को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरबल को बादशाह और उनके कर्मचारी पर गुस्सा आया। उसी गुस्से में उसने भिखारी से कहा, कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य मिल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो। हाँ, इस बाग के आसपास ही रहना। कल सवेरा होने के बाद तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसके बाद बीरबल अकबर से मिलने बाग में गया। वहां से लौटते वक्त बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आज रात आप हमारे घर पधारें, वहीं भोजन करें। मैं एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन कर रहा हूँ। अपने हाथ से खिचड़ी बनाऊंगा और खिचड़ी ही खिलाऊंगा। यदि आप आ जाएंगे तो मेरा अनुष्ठान सफल हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को अपनी स्वीकृति दे दी। बीरबल वहां से चला गया। शाम को दरबार संपन्न होने के बाद अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने विशेष अनुष्ठान के नाम पर उनके बैठने की व्यवस्था एक खुले स्थान पर की थी। अकबर को वहां बैठाकर बीरबल ने कहा, जहांपना, इजाजत हो तो मैं अब खिचड़ी पकाने जाऊं। खिचड़ी पकते ही अनुष्ठान संपन्न होगा और प्रथम प्रसाद आप ही ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अकबर ने सरलता से उत्तर दिया। बीरबल वहां से चला गया। काफी देर बीतने पर बीरबल एक बार फिर अकबर के पास आया, जहांपना, बस अधहन तैयार हो जाए तो उसमें दाल चावल डाल दूं।
दाल चावल पड़ते ही एक उबाल में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में अदहन भी तैयार नहीं हुआ। कैसे बन रही है खिचड़ी? मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीरबल वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद बीरबल फिर वहां आया। अकबर जो वहां बैठे ऊब चुके थे, बोले, बीरबल, हो गया तुम्हारा अदहन तैयार? नहीं जहांपनाह, यही तो बताने आया था। आंच भी बढ़ा दी है, बीरबल ने सादगी से उत्तर दिया। मगर अकबर अब बेचैन हो चले थे। उन्होंने कहा, क्या खिचड़ी खिलाने के लिए तुम हमें रात भर बैठाओगे? चलो दिखाओ कहाँ बन रही है खिचड़ी। बीरबल यही चाहता था। वह सहर्ष बादशाह को लेकर अपने घर के आंगन में पहुंचा, जहां एक बांस गाड़कर उसके शीर्ष में खिचड़ी बनाने का तसला बांधा गया था और नीचे 4-5 लकड़ियां सुलग रही थीं। तसला और आग के बीच 10-15 हाथ की दूरी थी। यह सब देखकर अकबर ने कहा, इस तरह तो कभी खिचड़ी पक ही नहीं सकती। जब तसला तक आंच नहीं जाएगी तो अदहन कैसे तैयार होगा? तसला वहां, आंच यहाँ, कैसे बनेगी खिचड़ी? बीरबल ने तुरंत कहा, जैसे कंदील वहां, आदमी यमुना में, और वह आंच सेंक लेता है ताप का, वैसे ही पकेगी खिचड़ी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को सुबह की घटना याद हो आई। उन्होंने तुरंत बीरबल के सामने स्वीकार किया कि सुबह उनसे ज्यादती हो गई है। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं जहांपनाह, कल सुबह वह भिखारी बाग के पास मिल जाएगा, उसे उसका पुरस्कार अवश्य दिलवा दें। इसके बाद बीरबल ने बादशाह को भोजन कराकर विदा किया। जाते जाते बादशाह बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ही उस आदमी को इनाम दो। ठीक है जहांपनाह, कल सुबह मैं भी बाग में आ जाऊंगा, बीरबल ने कहा। दूसरे दिन सुबह जब बीरबल उस भिखारी को 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली प्रदान कर रहा था, तब भिखारी की आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। उसका चेहरा दमक रहा था। दरबारी की भूल। जब बीरबल ने अकबर को उनकी भूल का एहसास करवाया तो अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। बीरबल आगे आए और बड़े ही आदर से झुककर बादशाह को सलाम किया। जब वे झुके तो उनकी कमर की थैली से तांबे का सिक्का निकलकर वहीं गिर गया। वे उसे कालीन पर तलाश करने लगे। उसी समय एक जलनखोर दरबारी उठा व अकबर से बोला, जहांपनाह, आपने कितने कंजूस आदमी को अपना प्रिय दरबारी बना रखा है। आप बीरबल को कितने पुरस्कार व इनाम देते हैं। आपकी ओर से सभी बेहतरीन इनाम भी इनके घर ही जाते हैं, पर फिर भी देखें कि ये एक तांबे के सिक्के को खोजने के लिए कितने बेचैन हैं। अकबर ने बीरबल को गुस्से से देखा। बीरबल उठकर बोले, जहांपनाह, तांबे का सिक्का आपके राज्य की मुद्रा है, इस पर आपका चित्र अंकित है। अगर यह मुझे नहीं मिला तो इस पर किसी का पैर पड़ सकता है, और आपका वफादार होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकता। यह सुनने के बाद अकबर को बहुत खुशी हुई और उन्हें लगा कि उन्होंने यूं ही बीरबल को अपना प्रिय मंत्री नहीं कहा है। उन्होंने झट से हीरे की अंगूठी उतारी और बीरबल को उपहार में दे दी। यह देखकर तो जलनखोर दरबारी का गुस्सा और भी भड़क गया। वह बोला, जहांपनाह, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि इस व्यक्ति में आपको ऐसा क्या दिखाई देता है जो आप सदा बीरबल का ही पक्ष लेते हैं और इन्हें एक से बढ़कर एक मूल्यवान उपहार देते रहते हैं। अब अकबर को बहुत जोर से गुस्सा आ गया था। वह दरबारी लगातार उनके बीरबल के बारे में गलत बातें बोल रहा था। उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। अब दरबारी को अपनी भूल के लिए पछतावा होने लगा। वह जोश में आकर बहुत बड़ी भूल कर चुका था। उसने बीरबल से अकेले में विनती की कि वे उसे बचा लें। बीरबल ने उसे दिलासा दिया कि वे उसकी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करेंगे। योजना के अनुसार वह दरबारी बाजार में जा छिपा। जब उसे पकड़ा गया तो उसने जहांपनाह के सामने जाने की इच्छा रखी। जब दरबानों ने मना किया तो वह विनती करने लगा कि उसका सिर काटने से पहले एक बार बादशाह के सामने पेश किया जाए।
जब उसे दरबार में ले जाया गया तो अकबर को और भी गुस्सा आ गया। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने इसका सिर धड़ से अलग करने को कहा था, मुझे इसका सिर चाहिए। दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं आपको नाराज करने के लिए माफी चाहता हूँ। आप मेरा सिर चाहते थे, पर मैं नहीं चाहता था कि यह काम कोई दूसरा करे। यह काम अच्छी तरह पूरा हो सके, इसलिए मैं स्वयं ही अपना सिर आपके सामने पेश करता हूँ। यह कहकर दरबारी ने अपनी पगड़ी उतार कर अकबर के पैरों में रख दो। अकबर मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपना सिर वापस उठा लो, पर आज के बाद मेरे प्यारे बीरबल के खिलाफ एक भी शब्द मुंह से मत निकालना, ना यहाँ ना वहाँ। अकबर को बीरबल की बुद्धि के साथ साथ उसकी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव भी बहुत भाता था। यह देखकर दरबार में कई दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, माफी चाहूंगा, पर आप हमेशा बीरबल को ही महत्वपूर्ण कार्य देते हैं, दूसरे लोगों को तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। अकबर ने मुस्कुराकर उस दरबारी को पैसों से भरी 3 पोटलियां देकर कहा, पहली पोटली से यहाँ का कुछ लाओ, दूसरी पोटली से वहाँ का कुछ लाओ, और तीसरी पोटली के पैसों से ना कुछ यहाँ का और ना ही कुछ वहाँ का लाओ। दरबारी इस कार्य को करने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन बीत गए, पर दरबारी अकबर का सौंपा कार्य नहीं कर पाया। वो दरबार में वापस आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, इस कार्य को करना तो नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि इस कार्य को बीरबल भी कर पाएगा। समुद्र और नदी का विवाह। बीरबल से नाराज होकर एक बार बादशाह अकबर ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप राज्य से चला गया। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने एक प्रस्ताव आसपास के सभी राज्यों में भेज दिया। प्रस्ताव में पहेली थी और अकबर मानते थे कि उसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सकता है। अकबर के संदेश में लिखा था, बादशाह अकबर अपने समुद्र का विवाह रचाना चाहते हैं, सभी राजा अपनी अपनी नदियों को भेजें। सिर्फ एक राज्य से जवाब आया, हम अपनी नदियों को भेजने के लिए तैयार हैं, पर आपके समुद्र को बीच रास्ते में आकर उनका स्वागत करना होगा, सम्मान और डर। एक बार अकबर ने बीरबल से टहलते वक्त कहा, बीरबल, मेरे सभी दरबारी आज्ञाकारी हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ये बात सुनकर बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, वो आपकी इज्जत तो करते हैं, पर आपसे डरते भी हैं। अकबर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने बीरबल से ये बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि बादशाह अकबर शिकार पर जा रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि सभी दरबारी सूर्योदय से पहले महल के कुंड में दूध डाल दें। अगले दिन जब अकबर आए तो उन्होंने कुंड को पानी से भरा पाया, उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। अकबर समझ गए कि ये जवाब बीरबल का ही हो सकता है। वो उस राज्य में गए और बीरबल को वापस आने के लिए कहा। बीरबल सहर्ष मान गया। बीरबल ने अकबर को समझाया, देखिए हुजूर, हर कोई कुंड में पानी डालकर चला गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके अलावा हर कोई दूध डालेगा और रात के अंधेरे में वो पकड़ नहीं जाएंगे। बीरबल ने अगले दिन एक और घोषणा की, सभी दरबारी सूर्योदय से पहले कुंड में दूध डाल दें और इस बार सम्राट अकबर स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगले दिन जब अकबर वापस आए तो कुंड को दूध से भरा हुआ पाया। बीरबल ने अकबर को फिर समझाते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, आज आप स्वयं कुंड का निरीक्षण करने वाले थे, इसलिए आपके डर से आज सबने इसमें दूध डाला। बीरबल की बात से सहमत होते हुए अकबर ने कहा, राज्य में नियम और कानून बनाए रखने के लिए डर भी जरूरी है बीरबल, वरना लोग इनका पालन नहीं करेंगे। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक दियत्स नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था, वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा,
क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कराओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहां मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तुड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज था। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी पहली अकबर और बीरबल की कहानी हो। अकबर और बीरबल इतिहास के असली पात्र थे। उनकी कहानियां मध्यकालीन भारत में आधारित हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 500 साल पहले सम्राट अकबर के शासन में था। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री थे, जो उनकी राजधानी आगरा में था। ताजमहल के बिना आगरा उस समय काफी अलग दिखता था, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से पूरे देश का प्रशासनिक केंद्र था। प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाने के लिए अकबर अपने मंत्रियों पर निर्भर था, और इन मंत्रियों में से जिस पर वह सबसे ज्यादा निर्भर था वह था बीरबल। बीरबल का मुख्य कार्य सेना के एक हिस्से का कमांडर होना था, लेकिन यही सब नहीं था। वह सिर्फ सैनिकों को आदेश देने से कहीं ज्यादा काम करता था।
वह अकबर के दरबार में बौद्धिक गुरु था, वह जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता था, वह जो किसी भी रहस्य को सुलझा सकता था, वह जो एक छोटी सी टोपी से खरगोशों का झुंड निकाल सकता था। अब इस दरबार में और भी मंत्री थे, वे अपना काम करते थे, लेकिन कोई भी बीरबल से ज्यादा चतुराई से काम नहीं कर सकता था, कोई भी उससे किसी भी तरह से आगे नहीं निकल सकता था। और यही बात अकबर की पत्नी उससे कह रही थी। चलो उसे बेगम कहते हैं, जो उस साम्राज्य में श्रीमती को बुलाने के लिए एक उपाधि थी। बीरबल को कोई कभी नहीं हरा सकता, कभी नहीं, बेगम बोली। मुझे पता है, यह बहुत बढ़िया है न, अकबर ने उसे जवाब दिया। कोई नहीं, आप सहित, उसने आगे कहा। यह बात अकबर को चुभ गई, इसने अकबर की राय को पूरी तरह से बदल दिया। अरे बेगम, आप यह दावा तो नहीं कर रही हैं कि बीरबल मुझसे ज्यादा होशियार है न? बेगम ने जवाब दिया, खुद ही फैसला कर लीजिए महाराज। एपिसोड 22 में जब वह खिचड़ी पका रहा था तो उसने आपको धोखा दिया और पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा किया, प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों तरह से। अकबर को एहसास हुआ कि यह सच था और यह बीरबल की जानबूझकर की गई हरकत थी। अकबर सिर्फ इतना करना चाहता था कि अपने एक सैनिक को मौत के घाट उतार दे ताकि उसे कुछ पैसे न देने पड़े। क्या बादशाह के तौर पर यह बहुत ज्यादा मांगना था? अकबर को पीछे मुड़कर देखने पर असहजता महसूस हुई। क्या बीरबल खुद को अकबर से ज्यादा होशियार समझता था? आग में घी डालने के लिए उस समय कुछ और चल रहा था। उसके कुछ मंत्री बीरबल के पद के लिए किसी उत्तराधिकारी को नामित कर रहे थे। आप देखिए, दूसरे लोग बीरबल को मिलने वाले सभी उपकारों से थोड़े ईर्ष्यालु थे और बीरबल उनमें से नहीं था। वे चाहते थे कि उनका कोई अपना व्यक्ति उस पद पर हो। उन्होंने तानसेन को नामित किया था और जिस तरह से वे अकबर की मौजूदगी में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहे, उससे यह बात स्पष्ट हो गई। कल के दरबार में एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने तानसेन के गायन पर हमेशा की तुलना में ज्यादा जोर से ताली बजाई। आप देखिए, तानसेन एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उनकी आवाज कभी कभी आग जला सकती थी और कभी कभी बारिश करवा सकती थी। अगर आपका देश सूखे से जूझ रहा है या अगर आप सभी दियों को एक एक करके जलाने में बहुत आलसी हैं, तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मंत्रियों ने तानसेन के कौशल के एक अलग पहलू पर जोर दिया। वह बाख के दायरे से बाहर सोच सकते थे, जो अकबर को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि संगीतकार का जन्म तब तक नहीं हुआ था। कुछ सोचने के बाद अकबर को इस जटिल समस्या का हल सूझा। वह बीरबल के सामने अब तक की सबसे कठिन चुनौती रखेगा और यह भी देखेगा कि तानसेन में समझदारी है या नहीं। अगले दिन उसने उन दोनों को बुलाया। बीरबल, तानसेन, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस सीलबंद पत्र को रूस के सम्राट के पास ले जाओ। तानसेन ने खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन बीरबल ने पहले कुछ सवाल पूछे। सामान्य संदेशवाहक क्यों नहीं जा सकता था? और इसके लिए बीरबल और तानसेन दोनों की क्या जरूरत थी? अकबर ने जिस तरह से इसे समझाया, यह उनके कभी कभी दोस्त और कभी भी प्रतिद्वंद्वी सम्राट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। अकबर को यह काम करने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं था और संदेश की विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण थी कि एक भी मंत्री को भेजना रूस के सम्राट द्वारा पत्र खोले जाने पर अपमानजनक माना जा सकता था। यह बात संतोषजनक लगी, इसलिए बीरबल और तानसेन दोनों ने अपने परिवारों को अलविदा कहा, अपनी यात्रा का सामान पैक किया, अपने सबसे अच्छे घोड़े लिए और लंबी यात्रा शुरू की। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, 16वीं सदी की तकनीक, सड़क के बुनियादी ढांचे और मानचित्रण के कारण इसमें कई सप्ताह लग गए। पानी खत्म हो गया, लेकिन फिर तानसेन के कौशल काम आए। उन्हें बस बारिश के पानी के लिए एक या दो कविताएं गानी थीं। लेकिन उन्हें तब एहसास हुआ कि उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है जब उन्होंने संकेतक स्तंभों पर लिखे पाठ में बहुत सारे उल्टे अक्षर देखे, जिनमें मुख्य रूप से उल्टे आर और एन थे।
वे राजधानी शहर में पहुंच गए, जिसका नाम मॉस्को नहीं था और जो क्रेमलिन नामक किले में स्थित था। उन्होंने सम्राट से मुलाकात करने के लिए कहा, जिसका नाम पुतिन नहीं था। उन्हें एक टोकन दिया गया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने किया। रूस के सम्राट कई मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और वह सभी प्रतीक्षारत लोगों के बीच घूम रहे थे। वह एक परेशान नागरिक से बात करते थे, जिसे वह आश्वस्त करते थे कि उनका देश वास्तव में बहुत मजबूत है, और अपने राष्ट्र की बेलगाम सफलता से हौसला बढ़ाते थे। फिर अगर उन्हें परेशान नागरिक अकबर, बीरबल और लुहार की मनमानी दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। दैवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोंपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई तू झोंपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्यों कर न रो। लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सूमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक कांच की पुरानी संदूक रखी हुई है, जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब चूं चपड़ क्यों करता है? सूर्योदय का समय आया। सुमरे ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सुमरे ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। जब बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर के अंदर कुछ टूट गया। अकबर ने इस समय फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा, इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। एक तो मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई, जिससे तुरंत उत्तर पश्चिमी सीमा पर उथल पुथल मच गई, लेकिन एक दरबारी और मित्र की मृत्यु भी हुई, जिसने बादशाह के स्नेह में एक अद्वितीय स्थान रखा था, बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार में शामिल होने वाले पहले अधिकारियों में से एक थे। संभवतः 1556 की शुरुआत में, जब वह 28 वर्ष के थे, एक खुशमिजाज चेहरे वाला व्यक्ति, जिसके पास बादशाह की तरह ही चमकदार मूछें थीं,
दरबार में बीरबल की बढ़ती हुई विशेषाधिकार प्राप्त जगह उसके फैलते हुए घेरे से प्रतिबिंबित होती थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका कब्बा उसके रूप के चारों ओर आरामदायक विशाल सिलवटों में बस जाता था। शाही सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद उन्हें राजा की उपाधि और 2000 के उच्च पद से सम्मानित किया गया। बीरबल में पादशाह को एक त्वरित और अनुकूलनीय दिमाग, एक जीवंत बुद्धि, एक आकर्षक बुद्धि और सबसे बढ़कर अकबर के प्रति पूर्ण और ईमानदार भक्ति मिली। एक और उपाधि जो बीरबल ने अपने करियर की शुरुआत में अर्जित की थी, जो उनकी प्रतिभा का कुछ संकेत देती है, जिसने पादशाह का ध्यान आकर्षित किया होगा, वह थी कवियों के राजा कवि राय की उपाधि। वह ब्रज के एक अच्छे कवि थे और उनकी कविताओं को दरबार में बहुत सराहा जाता था। उनका स्वभाव स्वाभाविक रूप से उदार था और इन सभी गुणों, सुंदर हाजिर जवाबी, उदारता और काव्यात्मक प्रतिभा ने मिलकर बीरबल को आदर्श मुगल दरबारी बना दिया। जब अकबर फतेहपुर सीकरी में अपना नया शहर बना रहा था, तो उसने बीरबल के लिए एक पत्थर का महल बनाने का आदेश दिया था। दोनों व्यक्तियों के बीच दोस्ती इतनी मशहूर थी कि मुगल साम्राज्य के इतिहास बनने के लंबे समय बाद तक तथाकथित अकबर बीरबल किस्म के किस्सों की एक वास्तविक सुनामी कायम रही, जो पादशाह को कुछ हद तक मंदबुद्धि, हालांकि नेक इरादे वाले चरित्र के रूप में चिढ़ाते थे। नियमित रूप से बीरबल ने उसे उसके स्थान पर रख दिया। विद्वान सीएम नईम ने दिखाया है कि अक्सर विध्वंसक होते हुए भी ये कहानियां अकबर को मानवीकृत करने और उसे ऐसे व्यक्ति में बदलने की कोशिश करती हैं जो सुलभ और पहुंच योग्य हो। हालांकि इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इनमें से कोई भी किस्सा वास्तविक घटनाओं पर आधारित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकबर को मजाकिया और तीक्ष्ण टिप्पणियों का आनंद मिलता था। कवि फैजी ने अकबर की उपस्थिति में यह दावा किया कि शतरंज, युद्ध और रचना तीनों में उनसे आगे कोई नहीं है, तो सम्राट ने जवाब दिया कि वह चौथे दंभ को भूल गए हैं। एक अन्य अवसर पर जब शेख मुबारक ने अत्यधिक फिजूल खर्ची के लिए बादशाह को डांटा था, तब फैजी ने अपने पिता के लिए यह कहकर बहाना बनाने की कोशिश की थी कि हमारा शेख ज्यादा दरबारी नहीं है, जिस पर अकबर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, नहीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो फॉपेरीज तुम्हारे लिए। अकबर द्वारा सराहना किए गए गुणों में जीवंत बुद्धि और सुखद, आकर्षक व्यवहार शामिल थे, यह स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने पूर्ण समर्पण और वफादारी की भी मांग की, इसलिए यह समझ से परे है कि किसी भी दरबारी को अकबर बीरबल की कहानियों में वर्णित स्वतंत्रताएं दी गई होंगी, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को नहीं जिसका दरबार में इतना लंबा और विशेष करियर था। यद्यपि अकबर ने स्वयं को हलचल, शोर शराबे और चर्चाओं से घिरा रखा था, फिर भी वह गरिमा से भरपूर था और जब वह क्रोधित होता है तो भयानक महिमा से भरा होता था। मोन्सेरेट के अनुसार उस क्रोध के साथ जिसे अधिकांश दरबारी भड़काना पसंद नहीं करते थे, अकबर द्वारा बीरबल के साथ साझा किए गए अनूठे बंधन का एक संकेत यह था कि पादशाह के करीबी विश्वासपात्र के रूप में दरबार में सेवा करने के 30 वर्षों में राजा की कभी भी निंदा नहीं की गई थी। यहाँ तक कि उनके निकटतम दरबारियों को भी कमी पाए जाने पर डांटा गया या दंडित किया गया। जैसे मान सिंह ने हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप का पीछा नहीं किया था। सरकारी कामकाज के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों और दुष्कर्मों के प्रति राजा की गंभीरता उल्लेखनीय है, मोन्सेरेट ने लिखा, क्योंकि वह जनता के विश्वास के खिलाफ अपराधियों के प्रति सबसे कठोर है। केवल 3 व्यक्तियों को अपने पूरे करियर में शाही नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ा, कवि फैजी, संगीतकार तानसेन और राजा बीरबल। बदायूनी ने कटुतापूर्वक लिखा, सम्राट के साथ बातचीत करके और उनके स्वभाव की विचित्रताओं का लाभ उठाकर बीरबल दिन-ब-दिन लोगों के पक्ष में बढ़ता गया, जब तक कि वह उच्च पद पर नहीं पहुंच गया और उसे सम्राट बनने के गौरव से सम्मानित नहीं किया गया। सम्राट का विश्वासपात्र और यह मामला बन गया कि तेरा मांस मेरा मांस है और तेरा खून मेरा खून है। 1583 में फतेहपुर सीकरी की एक घटना अकबर और राजा बीरबल के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रदर्शन थी।
अकबर के दरबार के मैदान में आयोजित हाथियों की लड़ाई के दौरान हिंसा के लिए अद्वितीय हाथियों में से एक अचानक बीरबल की ओर दौड़ा और उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया। अकबर ने अपना घोड़ा घुमाया और हाथी की ओर सरपट दौड़कर उस पर हमला करने लगा, जबकि उसके चारों ओर उसके सैनिक और दरबारी चिंतित होकर चिल्ला रहे थे। हाथी फिर अकबर की ओर मुड़ा, लेकिन बेवजह लड़खड़ा गया और बीरबल बच गया। अकबर ने 1585 में पंजाब के लिए फतेहपुर सीकरी छोड़ दिया। जब वह चला गया तो कोई संकेत नहीं था कि वह कभी वापस नहीं आएगा, और इबादत खाना की महान जीवंत चर्चाएं हमेशा के लिए खामोश हो गईं।